सबसे पहले आप जरा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि अगर भारत ये कहे कि देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, इसलिए भारत को अब एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, संविधान में बदलाव कर देना चाहिए, तो इस पर भारत में रहने वाले लोगों के अलावा पूरी दुनिया की क्या प्रतिक्रिया होगी? भारत में इससे हड़कंप मच जाएगा। दुनिया के 57 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे, कहेंगे कि भारत में मुसलमान खतरे में आ गए। अगर भारत हिंदू देश बन गया तो मुसलमानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पश्चिमी देशों में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाए जाएंगे। भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरे में बताया जाएगा। पूरा की पूरा लोकतंत्र ही खतरे में आ जाएगा। अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों पर लंबे लंबे लेक्चर दिए जाएंगे और संभव है कि इस मुद्दे पर शायद संयुक्त राष्ट्र में भी कोई नई बहस छिड़ जाए। लेकिन अब एक बार जरा यह सोचकर देखिए कि अगर यही बात किसी मुस्लिम बहुल देश में हो जाए तो दुनिया इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगी? वैसी ही देगी जैसी बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर दे रही है। दुनिया में इस मुद्दे पर सन्नाटा सा छा जाएगा और कहीं इसकी कोई बात नहीं होगी, और बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने वहां के हाईकोर्ट में कहा है कि बांग्लादेश में 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, इसलिए बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और बंगाली राष्ट्रवाद जैसे शब्दों को अब हटा देना चाहिए। आज पाकिस्तान चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन उसके देश में कराया जाए और भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए जाए और वहां जाकर मैच खेले। लेकिन पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई यह है कि वो एक तरफ क्रिकेट की दोस्ती की बात करते हैं, क्रिकेट मैत्री की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को अपने देश में शरण देते हैं। और अब ये आतंकवादी पाकिस्तान में अपनी बॉडी बना रहे हैं और अपनी बॉडी बनाने की, वर्कआउट करने की रील्स बनाकर, वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं खुलेआम। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ये वीडियो पाकिस्तान के रावलपिंडी से आया है, जहां मुंबई में 26/11 के हमले के आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी को 63 वर्ष की उम्र में एक कमांडो लेवल की ट्रेनिंग कराई जा रही है। और रावलपिंडी पाकिस्तान का वही शहर है जहां पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मैच कराना चाहता है। जरा ये वीडियो देखिए। क्या इस वीडियो को देखकर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये वही आतंकवादी है जिसे संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया हुआ है और जिसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है? इस समय पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में ज्यादातर गाने ऐसे हैं जो शराब, ड्रग्स, हिंसा, गुंडागर्दी और अपराध को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए हनी सिंह का एक गाना है, बड़ा पुराना गाना है, आपने भी सुना होगा, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। इस गाने को सिर्फ यूट्यूब पर ही 25 करोड़ बार देखा गया है और ये 25 करोड़ लोग किसी और देश के नहीं हैं। ये लोग इसी देश भारत के हैं और इनमें ज्यादातर लोग बच्चे हैं और युवा हैं। पूरी की पूरी जो एक पीढ़ी है वो इस गाने को सुनते हुए बड़ी हुई है और गाने को सुनने के बाद उसे भी यही लगेगा कि उसे भी यही काम करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है कि इस देश में अश्लील और भद्दे गाने गाए जाते हैं और जो सिंगर्स इन गानों को गाते हैं उससे इन सिंगर्स की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई पटियाला पैक पीने के लिए कहता है, कोई अफीम का नशा करने के लिए कहता है, कोई कहता है कि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, कोई अपने गानों में हथियार चलाने की बात करता है, कोई लड़कियों को मखना और बॉम्ब कहता है, कोई बंदूक चलाता है और अपराध करने के लिए कहता है, उसी को बहादुरी बताता है। लेकिन ऐसे सिंगर्स की भीड़ है हमारे देश में। अगर आप भोजपुरी गानों पर नजर डालें तो भोजपुरी गानों ने तो अश्लीलता की सारी हदों को पहले ही पार कर दिया है। भोजपुरी भाषा के हर 10 में से 6 गाने ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की जाती है और यही हाल बहुत सारे हरियाणवी गानों का भी है। लेकिन इसके बावजूद इन गानों को करोड़ों बार सुना गया। ये सारे गाने शादियों में बजते हैं, फंक्शंस में बजते हैं, पार्टीज में बजते हैं, लोगों की गाड़ियों में बजते हैं, लोगों के घरों में बजते हैं और कोई इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करता। क्रिएटिव फ्रीडम का ऐसा दुरुपयोग शायद कोई और नहीं कर सकता।
आज जब आप इन गानों के बोल को सुनेंगे, लिरिक्स को सुनेंगे, तो आप खुद ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमने इन गानों को और ऐसे सिंगर्स को कब और कैसे स्वीकार कर लिया, हमें पता ही नहीं चला। और आज हमारे घरों में ये गाने बिना किसी आपत्ति के बज रहे हैं। इन सारे सिंगर्स की एंट्री, इन सारे गानों की एंट्री हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के दिमाग में हो चुकी है और हमें पता ही नहीं चला। सोचिए, जब कोई नेता नशे का समर्थन करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो जाती है, लेकिन जब इन गानों में शराब और दूसरे नशे और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन अश्लील गानों के उपभोक्ता हमारे ही देश के आम लोग हैं। अनुमान है कि आज अश्लील गानों की इंडस्ट्री 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है। अगर आपने इन गानों को किसी पार्टी या शादियों में बजाना बंद कर दिया, इन्हें अपने घरों में या अपनी गाड़ी में सफर करते हुए सुनना बंद कर दिया, तो ये गाने अपने आप ही बंद हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि क्या इसके बाद जब आप कहीं जाएंगे, किसी शादी में, किसी की गाड़ी में बैठेंगे, किसी के घर जाएंगे, तो क्या आप ये कहेंगे कि हमें ये गाने नहीं सुनने, इन गानों को सबसे पहले बंद कीजिए? इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पर और ये गाना चल रहा है या आपकी गाड़ी है, तो आपके दोस्त आप पर दबाव डालेंगे कि उन्हें यही गाना सुनना है, आप ये बंद नहीं कर सकते। और हमें भी यह लगता है कि अब समय आ गया है जब हमारे देश में गानों का भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा जब इन गानों पर भी एक सेंसर बोर्ड बैठे। आज जो गाने फिल्मों में आते हैं वो तो सेंसर बोर्ड के दायरे में आ जाते हैं क्योंकि वो फिल्मों में है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे गाने हैं जो फिल्मों में नहीं है, जो एल्बम्स के जरिए आ रहे हैं, यूट्यूब के जरिए आ रहे हैं, लेकिन उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। हमारे देश में धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर शादियों और खाने पीने की चीजों में हल्दी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारी रसोई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हल्दी का होता है। भारत में प्रति व्यक्ति हल्दी की सालाना खपत 343 ग्राम है और आयुर्वेद में भी हल्दी को सबसे बड़ी औषधि का दर्जा दिया गया। ये सारी बातें हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि अब हल्दी में भी मिलावट होने लगी है। नेदरलैंड्स के एक साइंस जर्नल ने अपनी नई स्टडी में यह दावा किया कि भारत की हल्दी में लेड की मात्रा 200 गुना तक ज्यादा है। लेड सीसा नाम की वो नर्म धातु है जिसके कारण हर साल दुनिया में 55 लाख लोगों की मौत हो जाती है। लेड खून में कैल्शियम की तरह व्यवहार करता है और यह हड्डियों के साथ चिपक कर जम जाता है, जिससे गंभीर हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारी आपको हो सकती है। इस स्टडी में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के 23 बड़े शहरों से हल्दी के कुल मिलाकर 356 सैंपल्स इकट्ठा किए गए, जिनमें से 180 सैंपल्स हल्दी की जड़ों के थे और 176 सैंपल्स हल्दी के पाउडर के थे। यानी साबुत हल्दी और हल्दी पाउडर दोनों के सैंपल्स लिए गए। भारत के पटना और पाकिस्तान के कराची और पेशावर शहर से लिए गए सैंपल्स में लेड की मात्रा 200 गुना से ज्यादा मिली, जबकि लखनऊ, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, अमृतसर, चेन्नई और गुवाहाटी से लिए गए सैंपल्स में भी लेड की मात्रा तय मानकों से ज्यादा निकली। 1 ग्राम पिसी हुई हल्दी में लेड की मात्रा 10 माइक्रोग्राम या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन गुवाहाटी की हल्दी में इसकी मात्रा 127 माइक्रोग्राम थी, जिससे पता चलता है कि आप असल में हल्दी नहीं बल्कि लेड खा रहे हैं। और यह वही लेड है जो दुनिया में लोगों की अचानक होने वाली मौतों का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। दुनिया के जिन 80 करोड़ बच्चों के खून में लेड की मात्रा तय मानकों से ज्यादा है, उनमें 28 करोड़ बच्चे अकेले हमारे देश भारत में हैं। आज अगर आप ये सोचकर अपने बच्चों को हल्दी वाला दूध पिलाते हैं कि इससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, उनका शारीरिक विकास तेजी से होगा, तो आप असल में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे देश में भी आपने देखा होगा, जब कोई बीमार होता है, किसी को चोट लग जाती है, तो आज भी पुराने नुस्खों में यही कहा जाता है कि दूध में हल्दी मिलाकर पी लीजिए। भारत में अब बड़े स्तर पर हल्दी को और ज्यादा पीला, आकर्षक और चमकदार बनाने के लिए इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिसे लेड क्रोमेट कहते हैं। इस केमिकल के कारण हल्दी में लेड की मात्रा ज्यादा हो जाती है और इस समय भारत के ज्यादातर शहरों में जो हल्दी बाजारों में मिल रही है उसमें इसी मिलावट का पता चला है। हमारे देश में जब कोविड आया था तब लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए
काढ़े के बाद सबसे ज्यादा जो चीज पी वो था हल्दी वाला दूध। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि उसी कोविड काल में भारत के अलग अलग शहरों से हल्दी के जो सैंपल्स लिए गए उनमें लेड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। और यह कोई मामूली बात नहीं है। ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये सैंपल्स लिए गए, ये कोविड काल के आसपास के ही सैंपल्स हैं। भारत के 30 करोड़ परिवारों की रसोई में हल्दी का हर दिन इस्तेमाल होता है। भारत की हल्दी दुनिया के 160 देशों में निर्यात होती है, जिससे भारत हर साल 2000 करोड़ रुपए कमाता भी है। वर्ष 2018 में 1 क्विंटल हल्दी की कीमत 6400 रुपए थी, जो अब 11,500 रुपए हो चुकी है और इसमें 80% की वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि लोग हल्दी के दाम भी ज्यादा दे रहे हैं और उनके साथ मिलावट वाला धोखा भी हो रहा है। और शायद यही कलयुग है, जहां अब हर चीज में मिलावट हो गई है और मिलावट का एक ही कारण है और वो है इंसान का लालच। अब इंसान बेईमानी से शॉर्टकट रास्ता अपनाकर अमीर बनना चाहता है और वो ज्यादा मुनाफे के लिए किसी भी तरह की मिलावट करने से बचता नहीं। ज्यादा मुनाफे के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है, किसी को भी धीमा जहर दे सकता है। अब आप जल्दी से यह समझ लीजिए कि हल्दी में होने वाली मिलावट को आप अपने घर में कैसे पकड़ सकते हैं। पहला, अगर पानी में मिलाने पर हल्दी से गहरा पीला रंग निकलता है तो वो हल्दी असली नहीं है। दूसरा, अगर पानी में हल्दी पाउडर नीचे बैठने के बजाय ऊपर तैरता हुआ दिखे तो वो हल्दी भी नकली और मिलावटी है। और तीसरा, असली हल्दी की पहचान यह है कि उसे हथेली पर रगड़ने से उसका हल्का पीला रंग वहीं रह जाता है। और इस तरीके से भी आप असली और नकली हल्दी की पहचान अपने घर पर ही कर सकते हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि सरकार के जो अधिकारी हैं ये काम क्यों करते हैं? बदलाव लाने के लिए काम करते हैं या सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए, आंकड़ेबाजी के लिए काम करते हैं? एक और उदाहरण से समझिए इस बात को। मान लीजिए आपको किसी सरकारी योजना के तहत मुफ्त में गैस का सिलेंडर मिलना हो और यह सिलेंडर आपको ना मिला हो, और जब आप ये सिलेंडर लेने के लिए जाएं तो कोई सरकारी अधिकारी आपसे ये कहेगा कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो आपको ये गैस सिलेंडर पहले ही मिल चुका है। तो आपको कैसा लगेगा? तो बहुत बार आंकड़ों में ऐसे ही हेराफेरी की जाती है। आंकड़ों को आकर्षक बनाने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा सुनने की होड़ में लोग ये सब करते हैं। और वो भी तब जब कुछ अधिकारी हालात बदलने के लिए काम करना ही नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ आंकड़ों में हेरफेर करना आता है। और इस तरह वो सरकार के प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं, सरकार की योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, सरकारों के साथ धोखा कर रहे हैं। और ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो जब इन आंकड़ों को देखते हैं उनके सामने तो फाइल लाई जाती है और फाइल में कुछ भी लिखकर कह दिया जाता है कि हर जगह राम राज्य चल रहा है, प्रजा बहुत खुश है, सब लोग पढ़ लिख गए हैं, सबके पास नौकरियां आ गई हैं, सबके घरों में अब बहुत अच्छा माहौल है, सबके पास बिजली है, सबके पास पानी है और जो प्रजा है वो बहुत खुश है। और सारे आंकड़े बड़े बड़े मंत्रियों के सामने ऐसे रख दिए जाते होंगे। ये तो हमने आपको एक विभाग की लापरवाही दिखाई है, हो सकता है बाकी जगह भी ऐसा होता होगा। इस लापरवाही का पता असल में तब लगा जब दीवारों पर यह संपूर्ण साक्षर लिख दिया गया। अगर यह संपूर्ण साक्षर ना लिखा गया होता तो हमें भी कभी पता नहीं चलता। अगर अधिकारी ये ना लिखते और सिर्फ फाइलों में ही यहां के लोगों को संपूर्ण साक्षर दिखा देते तो किसी को ये नहीं पता चलता। और हमारे देश में न जाने और भी कितने गांव, कितने जिले ऐसे होंगे जहां सरकारी अधिकारी योजनाओं और उनका लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचाए बिना ही कागजों में हेर फेर करके एक शानदार डेटा पेश कर देते होंगे। और सरकार को लगता होगा कि हमने अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजना का लाभ पहुंचा दिया है।